buddies, welcome back to my video. My name is Ashna and our today's learning topic is learning about mobile and settled communication. हम इसके बारे में पिछली वीडियो में बहुत ही ज़्यादा पढ़ चुके हैं. मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया था. मैंने आपको पढ़ाया था चेंजेस इन कास्ट स्ट्रक्चर. मैंने आपको पूरा नहीं पढ़ाया था. पूरा तो पढ़ा दिया था मैंने. जितना स्टार्टिंग में एक पैराग्राफ इसके बारे में दिया है वो इंट्रोडक्शन है स्टार्टिंग का, तो वो मैंने पढ़ा दिया था. उसके बाद ट्राइब्स एंड ट्राइबल सोसाइटीज़ पढ़ाया था. ट्राइब एंड नोमैडिक कम्युनिटीज़ ऑफ इंडिया, लाइफ ऑफ द नोमैड्स पढ़ा दिया था मैंने पूरा. तो अभी हम पढ़ेंगे चेंजेस इन कास्ट स्ट्रक्चर. अच्छे से पढ़ेंगे. बीतते समय के साथ हमारा जो कास्ट सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा रिजिड हो चुका है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है. धीरे धीरे और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, क्योंकि हमारे कास्ट सिस्टम में बहुत ही सारे नए नए लोग आ रहे हैं. मतलब कास्ट सिस्टम बढ़ रहा है क्योंकि इंट्रोडक्शन टू न्यू पीपल्स, न्यू इन्फ्लुएंसेस, नए इन्फ्लुएंसेस हो रहे हैं. नए एलिमेंट्स इंडियन सोसाइटी में आ रहे हैं. तो इन सब की वजह से हमारा कास्ट सिस्टम बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है. पर ब्राह्मण अभी भी सबसे ऊपर कास्ट का ही माना जाता है. ब्राह्मण पहले की टाइम में भी, एंशिएंट टाइम में भी वो ब्राह्मण सबसे ऊपर थे. मेडिवल में भी ब्राह्मण सबसे ऊपर थे और मॉडर्न में भी ब्राह्मण सबसे ऊपर थे और अभी भी ब्राह्मण सबसे ऊपर ही हैं. एक राइटर के अकॉर्डिंग शूद्र के खाना को खाना या फिर उसके साथ बैठना, सेम सीट पे उसके साथ बैठना और उससे कोई भी लेसन्स लेना या फिर कोई भी सीख जो हम उससे कोई भी सीख लेते हैं, जो नहीं तुम्हें ये करना चाहिए वो करना चाहिए, जिसे हम नॉर्मली बोलते हैं, वैसे शूद्र के साथ बैठ के खाना खाना, शूद्र के साथ बैठना, शूद्र से बात करना तो नहीं है, बात करना भी है कि नहीं है, और नहीं, शूद्र से सीख लेना. और एक्ट्स जो भी एक नॉबल पर्सन को नीचे की ओर गिराते हैं, लेसन्स फ्रॉम हिम, ये सारे जो भी एक्ट्स हैं, ठीक है, ये जो एक्ट्स हैं, शूद्र के साथ खाना खाना, शूद्र का खाना खाना, शूद्र के साथ बैठना, शूद्र से कोई भी सीख लेना, किसी भी चीज़ के बारे में जानना, तो ये सारे एक्ट ऐसे हैं जो कि एक पर्सन को नीचा दिखाते, मतलब एक पर्सन को नीचे गिरा देते हैं, उनका वैल्यू कम कर देते हैं उनके सोसाइटी में. ऐसा एक राइटर ने कहा है. इसमें नाम तो नहीं दिया बट ऐसा कहा गया है कि एक राइटर ने ऐसा लिखा है. Hence, it shows the utter degradation of the lower class people. इससे हमें ये पता चलता है कि लोअर क्लास पीपल जो है उनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है. क्योंकि हाँ, है कुछ लोग जो अभी भी कास्ट फैक्टर को मानते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं मानती और इनफैक्ट हमें मानना भी नहीं चाहिए. मैं बताऊंगी आपको इसके 2 रीज़न्स है कि मैं क्यों नहीं मानती हूँ. वैसे ये चैप्टर पहले ख़त्म कर देती हूँ चेंजेस इन कास्ट से, उसके बाद केस स्टडी पढ़ा दूंगी. केस स्टडी में भी 2 टॉपिक है, उसके बाद टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है. और उसके बाद इंटरकास्ट मैरिज भी जनरली अलाउ नहीं किया जाता है, क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज अगर आप किसी दूसरे कास्ट में शादी करते हैं, अगर आप किसी ऊंचे कास्ट के हैं और अपने से नीचे कास्ट की जाति को शादी करते हैं, या फिर अगर आप नीचे कास्ट के और अपने से ऊंचे जाति के कैटेगरी में शादी करते हैं, तो इस बात की भी परमिशन बिल्कुल नहीं दी गई थी. जनरली ये परमिटेड नहीं है. हाँ, भले गवर्नमेंट दे दे या गवर्नमेंट नहीं भी देती, मेरे को पता नहीं दे या ना दे, लेकिन हमारी सोसाइटी परमिट नहीं करती है. इन हाई कास्ट, मतलब अगर कोई पर्सन जो कि हाई क्लास में है वो अगर किसी लो क्लास की लड़की से अगर शादी करता है, तो उनका जो ऑफस्प्रिंग होगा, मतलब उनके जो बच्चे होंगे, उनको ना अपनी माँ के हिसाब से ही जाना जाएगा. मतलब मान लो अगर वो
एग्जाम्पल एक आपको देती हूँ। जो अशोक के जो पिता थे, अशोक बिंबिसार, अशोक के जो पिता थे वो एक क्षत्रिय थे, क्योंकि वो राजा थे। एंशियंट में आपने अशोका के बारे में पढ़ा होगा। तो अशोक के जो पापा थे वो एक क्षत्रिय थे, और अशोक की जो माँ थी वो एक शूद्र फैमिली से बिलोंग करती। तो उसके पिता ने उस शूद्र लड़की से शादी किया, इसीलिए अशोक को भी शूद्र ही जाना जाता है। क्योंकि अगर दोनों लोग में से, अगर दोनों लाइफ पार्टनर में से, हस्बैंड एंड वाइफ में से कोई भी अगर लोअर क्लास का है, तो वो जो बच्चा होगा उस बच्चे को ना लोअर क्लास से ही जाना जाएगा। चाहे चाहे कितना भी हायर क्लास का हो, लेकिन उसको लोअर क्लास से ही जाना जाएगा। अगर 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 पिता क्षत्रिय है, अशोक के पिता क्षत्रिय थे, माता शूद्र थी, फिर भी अशोक शूद्र ही होगा, चाहे उसके पिता कितने ही बड़े राजा महाराजा क्यों ना हो। उसके बाद अब और अगर हम जाने तो अगर एक हाई क्लास की वुमेन लो कास्ट के मैन से अगर शादी करती है, तो उनके ऑफस्प्रिंग जो होंगे उसको भी डिटरमाइन द कास्ट देयर फादर, लेकिन उसको उनके पिता के कास्ट से जाना जाएगा। अगर कोई हाई क्लास फैमिली की महिला अगर किसी लो क्लास पुरुष से शादी करती है, तो उस बच्चे को ना उसके पिता के ही कास्ट से जाना जाएगा। उसके बाद राइटर्स ने ये भी मेंशन किया है कि कुछ कास्ट जो होते हैं, जैसे कि पॉटर्स जो कि मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, पॉट्स बनाते हैं, तो वो पॉटर्स, लेदर वर्कर्स जो कि मोची जिनको हम कहते हैं, जो कि लेदर का काम करते हैं, लेदर फिशरमैन जो कि मछुआरे होते हैं, और हंटर जो कि शिकार करते हैं, और भी कई सारे कास्ट। और जो स्मृति के राइटर्स जो हैं वो बता रहे हैं कि वो दीज क्राफ्टमैन को, इन सारे जितने भी चीज़ों का मैंने नाम लिया है, मतलब जितने भी कास्ट का मैंने नाम लिया है, वो सारे कास्ट को क्राफ्ट्समैन भी कह सकती है। क्राफ्ट्समैन कुछ और होता है। तो क्राफ्ट्समैन को रिगार्ड करते हुए उन्होंने कहा है कि क्या कहा है, क्राफ्ट्समैन आर बिलोंगिंग टू द लो कास्ट। उनका कहने का मतलब ये है कि स्मृति राइटर्स के कहने का मतलब है कि क्राफ्ट्समैन जो होते हैं वो लो कास्ट से ही बिलोंग करते हैं। उसका रीज़न ये है कि मोस्ट ऑफ दी जो भी लेबर क्लास पीपल होते हैं, और जो भी इनोसेंट मतलब मासूम ट्राइबल्स होते हैं, उनको अनटचेबल से कंसिडर किया जाता है। मतलब उनको कहा जाता है कि वो अछूत है, उनको छूने से हम अशुद्ध हो जाएंगे, ऐसा माना जाता है। बहुत गलत बात है ये, ऐसा नहीं मानना चाहिए। सारा कास्ट हमारे लिए एक बराबर होना चाहिए, लेकिन अभी उस टाइम में लोग मानते थे, चेंजेस आए हैं वो मैं बता रही हूँ। उसके बाद कुछ नए कास्ट ओरिजिन हुए अर्ली मेडिवल पीरियड के टाइम में, जो कि थे राजपूत को क्षत्रिय क्लैन में रखा गया है। और उसके बाद हिस्टोरियन ने डिफ़र किया कि उनके अपने महाभारत पीरियड में कुछ अलग क्लेम थे, जो कि सैक्रिफिशियल फायर से ओरिजिन हुए हैं। और उनका कहना था कि ये जो राजपूत हैं वो महाभारत टाइम में आए थे, जो कि ना उन्होंने ना एक अग्नि जलाया था, जिसका सेक्रीफाइस फायर जिसको कहा जाता है, उन्होंने सेक्रीफाइस करने के लिए एक अग्नि जलाई थी। तो उस अग्नि से ये राजपूत कास्ट निकला है। और कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोग जो कहते हैं कि कुछ राजपूत जो होते हैं वो दो डिसेंट अपने डिसेंट डायनेस्टी से आते हैं, एक सोलर डायनेस्टी, एक लूनर डायनेस्टी ऑफ महाभारत पीरियड की सोलर डायनेस्टी और लूनर डायनेस्टी से आते हैं। सोलर डायनेस्टी और लूनर डायनेस्टी का मतलब होता है राजपूत दो तरह के होते हैं, एक सूर्यवंशी और एक चंद्रवंशी। तो इन्हीं दो कास्ट से राजपूत बिलोंग करते हैं। कुछ राजपूत सूर्यवंशी होते हैं और कुछ राजपूत चंद्रवंशी। और उसके बाद बाकी मैंने आपको इसके बारे में बता ही दिया है कि अग्नि से सेक्रीफाइस फायर को जलाया गया था, तो उससे
अगस्त ऋषि माउंट आबू पे, ये अगस्त ऋषि ने माउंट आबू पे वो एक आग जलाया था जिसको सेक्रीफाइस की अग्नि कहा जाता है, सेक्रीफाइस फायर जिसको कहा जाता है। तो उससे ये राजपूत निकले हैं ऐसा कहा जाता है, राजपूत कास्ट उसी से बिलोंग करते हैं ऐसा कहा जाता है। और कुछ फॉरेन स्कॉलर्स जो थे, कुछ फॉरेनर विद्वान जो थे, उन्होंने मेंटेन किया है कि राजपूत जो हैं वो स्काइथियंस के डिसेंडेंट्स है, जो कि हुन्स हु सेटल्ड इंडिया, जो कि हर्षवर्धन के पीरियड में हुन्स थे जो कि इंडिया में सेटल हो गए थे। हुन्स भी कास्ट था उस टाइम का। एट द डिफरेंट टाइम ब्राह्मण और वैश्य फैमिली ने अपना रूल कंट्री पे जमाना शुरू किया। ऐसा कहा जाता है कि जितने भी रूलिंग फैमिलीज हैं इन कोर्स ऑफ टाइम केम टू बी नोन एज राजपुत्रास और राजपूत। जितने भी रूलिंग फैमिलीज हैं उन्हें समय के बीतने के साथ साथ उन्हें दो ही चीज़ कहा गया, या तो राजपुत्र या फिर राजपूत। राजपूत और राजपुत्र, ये याद रखिएगा। राजपूत भी आप कह सकते हैं और राजपुत्र भी आप कह सकते हैं। और ये जो भी पीपल थे जो कि रूल करते थे कंट्री पे, राजा महाराजा जो भी होते थे, इन्हें एक स्टेटस दिया जाता था, चाहे ये ब्राह्मण फैमिली से ही क्यों ना बिलोंग करे, लेकिन अगर ये रूल कर रहे रूलिंग फैमिली हैं तो इनको क्षत्रिय क्लैन में ही रखा जाएगा, क्योंकि राजपूत क्षत्रिय क्लैन से ही बिलोंग करते हैं। पर it must be admitted the classification of caste was as yet not so rigid। अपना जो कास्ट का जो क्लासिफिकेशन है वो उतना अच्छा नहीं है। द कयस्थ एक कास्ट है जो कि इस पीरियड में इंक्लूडेड, जिनमें ना दोनों कयस्थ कास्ट में दोनों रहते थे, ब्राह्मण भी और शूद्र भी। इस कास्ट में दोनों रहते थे जो कि रॉयल इस्टेब्लिशमेंट में काम करते थे। समय के बीतने के साथ साथ वो अपने डिस्टिंक्ट कास्ट बन गए, वो अपने अलग अलग कास्ट बन गए। और उसके बाद इन दिस पीरियड 800 से लेकर 1200 CE तक हिंदुइज्म जो है वो उन्होंने जैन्स और बुद्धिस्ट से ज़्यादा रैपिड प्रोग्रेस किया है। उनका जो हिंदुइज्म का जो प्रोग्रेस है वो जैन और बुद्धिस्ट से ज़्यादा रैपिडली किया है, मतलब ज़्यादा जल्दी वो ऊपर गया है। और उसके बाद सेवरल फॉरेन क्लैंस वेयर अब्जॉर्ब्ड इनटू द एक्सपेंडिंग फोल्ड्स। बहुत सारे सेवरल मतलब बहुत सारे फॉरेन क्लैंस जो है उन्होंने अब्जॉर्ब किया है अपने एक्सपेंडिंग फोल्ड्स में। समय के बीतते क्रम में नए कास्ट और नए सब कास्ट बिलोंग किए, नए सब कास्ट और कास्ट आने लगे, बनने लगे, पर उन्होंने अपनी पुरानी सेरेमनीज को कंटिन्यू रखा। रिचुअल्स ऑफ मैरिज, देयर गॉड्स, देयर गॉडेस एंड देयर ओन फेस्टिवल्स। एक दोहा था, ये शायद कबीर ने लिखा था, पता नहीं किसने लिखा था, इसमें दिया है, जाति पाति पूछे न कोय, हरि को भजे सो हरि का होए। बहुत ही अच्छा दोहा है। इसका मतलब जो तुम किसी भी कास्ट के हो वो मैटर नहीं करता। अगर तुम भगवान को पूछते हो, अगर तुम हरि को पूछते हो, हरि का मतलब यहाँ पे श्री कृष्ण है, लेकिन हरि का मतलब एक भगवान भी है। तो अगर तुम हरि को पूछते हो तो तुम हरि के हो, चाहे तुम किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, नो मैटर। उसके बाद हम आए केस स्टडी में। तो केस स्टडी में पहला टॉपिक है गॉन्स के बारे में, द गॉन्स। तो गॉन्स जो है वो सेंट्रल इंडिया के सबसे लार्जेस्ट ट्राइबल नोमैड्स में से एक हैं। वो मध्य प्रदेश, ईस्टर्न महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, नॉर्थन आंध्र प्रदेश और वेस्टर्न ओडिशा के बहुत सारे पार्ट्स में स्प्रेड हो चुके हैं, फैल चुके हैं मतलब। और दिस एरिया इज केम टू नोन एज, इस एरिया को कहा जाता है गोंडवाना, बिकॉज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द गॉन्स इन दिस एरिया इन लार्ज नंबर्स। क्योंकि इन एरियाज़ में गॉन्स बहुत ही सारे आए हुए हैं, तो
बहुत ही सारे गॉन्स इन एरिया में सेटल्ड हो चुके हैं, इसीलिए इस लैंड को गोंडवाना लैंड से नाम गोंडवाना से जाना जाता है। गोंडवाना, द लैंड ऑफ गॉन्स, वॉज होम ऑफ सेवरल गॉन्ड किंगडम्स। गोंडवाना जो कि गॉन्ड्स के लैंड के नाम से जाना जाता है, वो बहुत सारे गॉन्ड किंगडम के घर हुआ करते थे वहाँ पे। फ्रॉम द 15th टू द मिड 18th सेंचुरी, 15 से 18 के बीच के सेंचुरी तक घर हुआ करते थे वहाँ पे गॉन्ड्स के किंगडम्स के। जब मुगल पीरियड आए तो उन्होंने मुगल पीरियड, until the Mughal period, the Gonds rarely figured in the contemporary chronicles। और पता है इन्होंने ना मुगल से भी लड़ाई की थी। As such, very little information available about the early founded large kingdoms। पहले के जो है नहीं। As such, very little information is available about the early Gonds। अर्ली गॉन्ड्स जो थे इनके बारे में बहुत ही कम इंफॉर्मेशन दिया गया है, पर इनके जो किले थे वो एस्क्राइब कर चुके हैं कि गॉन्ड भी थे जो उनके अपने राजा हुआ करते थे। गॉन्ड्स का भी किंगडम होता था, और ये सजेस्ट करते हैं कि उन्होंने लार्ज किंगडम्स को फाउंड किया है, लार्ज किंगडम्स को भी फाउंड किया है। और 13th से लेके 14th सेंचुरी तक मैट्रिमोनियल रिलेशन विथ कंटेम्पररी हिंदू राजास, इनके हिंदू राजास के साथ, कंटेम्पररी हिंदू राजा के साथ मैट्रिमोनियल रिलेशन था। टेकिंग फुल एडवांटेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सुल्तान्स। दिल्ली सल्तनत का जब डिक्लाइन हुआ था तो दिल्ली सल्तनत के डिक्लाइन होने के बाद गॉन्ड्स को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ। गॉन्ड्स ने इस बात का बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज उठाया कि दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन हो गया है, और बहुत ही सारे गॉन्ड किंगडम्स बोथ स्मॉल और लार्ज came to being। among the Gond kingdoms, गरहा कटंगा was quite important, बहुत ज़्यादा important था ये। अकॉर्डिंग टू अकबरनामा एक बुक है, उस बुक के अकॉर्डिंग डोमेन इट हैड as many as 70,000 villages under its domain। इनके डोमेन के अंदर, मतलब इनके राष्ट्र के अंदर, इनके जो क्षेत्र थे उसके अंदर 70,000 गांव थे, या फिर उससे ज़्यादा भी थे। फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट, अगर हम इसके एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट को देखें तो ये किंगडम लोकल यूनिट्स में डिवाइडेड था, जिनको कहा जाता है गढ़ कहा जाता है। ईच गढ़ GARH गढ़, ईच गढ़ वॉज हेल्ड बाय अ पार्टिकुलर गॉन्ड क्लैन। जितने भी गढ़ हैं इनको ना एक पार्टिकुलर गॉन्ड का क्लैन जो है, क्लैन मतलब छोटे छोटे लोगों के, मतलब छोटे छोटे ग्रुप्स जो होते हैं उनको क्लैन कहा जाता है। तो ये छोटे छोटे क्लैन में गॉन्ड्स पर्टिकुलरली हेल्ड थे। ईच गढ़, हर गढ़ में 84 विलेजेस थे, हर गढ़ में 84 विलेजेस थे अंडर इट, उनके अंदर में 84 विलेजेस थे, जिनको कहा जाता था चौरासी। चौरासी कहा जाता था। 84 विलेजेस मतलब 84, मैंने भी बोला था 84। दिस यूनिट ऑफ 84 विलेजेस वॉज फर्दर सब डिवाइडेड इंटू लोकल यूनिट्स कॉल्ड बरहोप्स। तो ये जो 84 विलेजेस जो थे अंदर में, इनको सब डिवाइड किया गया इनटू लोकल यूनिट्स, जिनको बरहोप्स कहा जाता है। मतलब बरहोप्स में 12 विलेजेस अंदर में रहेंगे, एक बरहोप्स के अंदर में 12 विलेज। गढ़ा कटंगा रिमेन्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गॉन्ड स्टेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। गढ़ा कटंगा एक स्टेट था जो कि बहुत ही ज़्यादा गॉन्ड स्टैंड के लिए बहुत ही लॉन्ग टाइम से इम्पोर्टेंट रहा है, और इसके रूलर जो रहे हैं वो है अमन दास और दलपत क्लेम्ड देमसेल्व्स अमन दास एंड दलपत क्लेम्ड देमसेल्व्स टू बी राजपूत्स
and assumed high titles. इन दोनों ने सोचा कि हम अपने आप हम राजपूत बन जाते हैं और हाई टाइटल्स को अज्यूम करते हैं. इन्होंने हाई टाइटल्स को अज्यूम भी किया था. अमन दास ने हाई टाइटल को अज्यूम किया था जिसका नाम है संग्राम शाह. संग्राम शाह एंड हिज सन दलपत मैरिड प्रिंसेस दुर्गावती, the daughter of Chandel Rajput, ruler of Mahoba. Rani Durgavati played a great part in challenging the Mughal attackers in 1565. She put up strong resistance to the Mughal commander Asaf Khan rather than surrendering to him. उसके बाद हम जानेंगे अहोम्स के बारे में. तो अहोम्स जो थे वो शान ट्राइब से बिलोंग करते थे जो कि साउथर्न चाइना में और साउथ ईस्ट एशिया में है. वो माइग्रेट कर गए, मतलब वो आगे बढ़ के ब्रह्मपुत्रा वैली में 13th सेंचुरी में ब्रह्मपुत्रा वैली के पास चले गए. बाय द 16th सेंचुरी 16वीं सदी के बाद वो कॉन्क्वर कर गए लोकल ट्राइबल किंगडम एंड वॉन कंट्रोल ओवर द इंटायर ईस्टर्न पार्ट एंड सेक्शन ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वैली. एट दिस टाइम, इस समय में, द लैंड इन द रीजन, इस रीजन में जो भी लैंड था उसको कंट्रोल किया जाता था नॉन ट्राइबल लैंड लॉर्ड्स, जो कि ट्राइबल नहीं होते थे बट लैंड लॉर्ड होते थे, उनको भुयान्स कहा जाता था. भुयान्स जो थे वो एम्प्लॉयड किए गए थे ऑफिशियल्स बाय अहोम रूलर्स एंड कंटिन्यूड एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस एट द लोकल लेवल. उसके बाद बंगाल के जो रूलर थे उन्होंने अहोम्स के ऊपर अपना completed with the अहोम्स. बंगाल रूलर्स अहोम्स के साथ कंप्लीट हो चुके थे ताकि वो ब्रह्मपुत्रा वैली के ऊपर कंट्रोल कर पाए. टर्किश रूलर्स ऑफ बंगाल टुक कंट्रोल ओवर द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वैली और द अहोम्स रिटेन्ड कंट्रोल ओवर द ईस्टर्न पार्ट. इन द 17th century, Ahoms bravely resisted the military expansion of the Mughals into their region. The British overthrew the Ahoms in the 19th century. Finally, Ahoms का end हो गया. Things to remember में है, the four main Varnas came to be divided into several caste, jati, mode and Varna decided to status of the medieval social groups. Beside these four groups, there existed tribes and nomads who led a simple life. In central India, tribal communities rose to considerable prominence and developed their own ruling clans such as the Ahoms and the Gonds. The Ahoms resisted the military expansion of the rulers of Bengal and the Mughals into their region. Rani Durgavati was the most famous Gond queen. She died fighting the Mughals. इतना आपको याद रखना है. आपके लिए 2 क्वेश्चन है. Who were the Ahoms? Who were the Gonds? कल वाले जो क्वेश्चंस है आप उनके आंसर्स नहीं दे रहे हो, मैं ये देख रही हूँ, तो आपको कमेंट करना चाहिए ना यार. जो आंसर है आपको कमेंट करना चाहिए. हाँ था, नहीं सॉरी, मैंने कल क्वेश्चन नहीं दिया था. आज चैप्टर इन लोग आज ही मैं क्वेश्चन दूंगी. हम लोग कल पढ़ने वाले हैं रिलीजियस आइडियाज़ इन मेडिवल पीरियड. इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है हमें. भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट्स, नयानास, अलवर्स. मैं बता देती हूँ आपको क्या क्या पढ़ना है. भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया, रिलीजियस डेवलपमेंट इन नॉर्थ इंडिया, केस स्टडी में कबीर एंड गुरु नानक के बारे में पढ़ना है. उसके बाद सेंस ऑफ महाराष्ट्र, इस्लाम एंड सूफीज़म. तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे. चैप्टर 7 में है, बहुत सारे सेंस के बारे में है, और इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन भी, बहुत सारे 2 ही क्वेश्चन इसमें. थिंग्स टू रिमेंबर बहुत सारे बड़े हैं. क्रिटिकल थिंकिंग भी है. तब को ये सारी चीज़ें मैं कल पढ़ाऊँगी. सारी चीज़ें कल तो पढ़ा के ख़त्म नहीं कर दूँगी, 2-3 दिन लगेंगे. मैं इधर बीच में नहीं पढ़ा रही थी, मैं आलसी हो गई, मेरा मन नहीं करता पढ़ाने का. मन तो करता है बट ठंड अभी आ चुकी है तो मैं ठंड में थोड़ी आलसी हो जाती हूँ. इसीलिए मैं कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगी. मैंने आपको पहले बोला था मैं कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगी. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.